नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेरेंट इन्फो में। जैसे कि हिंदी की लास्ट क्लास में हमने स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ KVS PRT के लिए नहीं है। अगर आप CTET UP TET में तो फिलहाल हिंदी इस तरीके की नहीं पूछी जाती है। UP TET हो गया, सुपर टेट हो गया, बाकी कोई भी एग्जामिनेशन जहाँ हिंदी लैंग्वेज आता है तो उन सभी में आपका ये वीडियो की जो नॉलेज है वो यूज़फुल होगी। और बाकी एक और चीज़, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब कि आपको हिंदी का विद्वान नहीं बनना है। हिंदी बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है आपस में। अगर आप इसको लेके बैठोगे तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर के जो 2017 हो गया, 16, 15, 18 इनके क्वेश्चन आंसर लगाए थे, तो हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से वो वर्ण वाले चैप्टर से क्वेश्चन को बनाता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है संधि स्वर। देखिए, संधि स्वर जो होते हैं इसको हमने 2 भागों में कैटेगराइज किया है। पहला हमारा आता है सजातीय संधि स्वर, जिसे हम मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हमारा आता है विजातीय संधि स्वर, जिसे हम संयुक्त दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। अब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हमने स्वरों के स्थान के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का इनका वर्गीकरण पढ़ा था। एक हमारा लघु स्वर था, एक हमारा दीर्घ स्वर था, एक हमारा प्लुप्त स्वर था, जो कि हमारा संस्कृत में आता है। तो उसी से हमारा जो दीर्घ स्वर था उससे ये 2 स्वर बनते हैं। इनको हमने आज जानना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला स्वर दे देगा कि बड़ा आ, पूछेगा कि ये विजातीय है, सजातीय है, क्या है। तो इसलिए इसको समझने के लिए हमको पहले इसके रूल को समझना होगा। देखिए, सजातीय संधि स्वर या मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जो एक समान स्वरों की संधि से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जिसमें क्या है, समान स्वरों की संधि हो रही है, इसलिए हमने उसे क्या कहा है? सजातीय कहा है। सजातीय मतलब क्या होता है? जो एक ही जाति से बिलोंग करते हो। तो यानी कि यहाँ पे जो आ है, इसके मिलने से क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। तो ये क्या हुआ? आ क्या है? सजातीय स्वर है। दूसरी बात, इसे मूल दीर्घ स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि हिंदी में जो 4 तरीके के स्वर होते हैं जिसको मूल दीर्घ स्वर की कैटेगरी में रखा गया, मतलब वो किसी और के जुड़ने से नहीं बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। तो उसमें हमारा क्या आता है? आ, ई, उ, री। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, तो हमारा छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। ऐसे ही हमारा छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। तो ये तीनों हमारे किस में आते हैं? सजातीय संधि स्वर में आते हैं। ऐसे ही अब हम बात करते हैं विजातीय संधि स्वर, या फिर जिसे हम कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। देखिए, विजातीय संधि स्वर की पहले मैं आपको मीन बताती हूँ। वे स्वर जो क्या होते हैं, अलग अलग स्वरों की संधि से बनते हैं, उनको ही हम संयुक्त दीर्घ स्वर भी कहते हैं और विजातीय संधि स्वर भी कहते हैं। विजातीय का जो मतलब होता है वो विभिन्न जाति से होता है एक तरीके से। तो देखो, यहाँ पे आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। ऐसी आ प्लस ए क्या बनता है? यहाँ पे ए हो जाता है। आ प्लस उ, आ हमारा अलग जाति का है, उ हमारा अलग जाति का है। जाति का मतलब कि इसे हम जो बोलने का स्थान है वो अलग है इसका। यहाँ पे इसका वो मतलब है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आ, ई, उ, री इनका जो बोलने का स्थान था वो भी हमने अपनी पुरानी वीडियो में कराया था। ओ, ऐसे ही आ प्लस ओ क्या बनता है? ओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संयुक्त दीर्घ स्वर बन रहा है। 2 डिफरेंट टाइप के स्वर हैं जिनको जोड़ने से एक नया टाइप का स्वर बन रहा है, जिसमें 2 मात्राओं का भी यूज होता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? 2 मात्राओं वाले जो होते हैं उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसे एक बार फिर से समझते हैं, एक सेकंड। देखिए, आ प्लस ई क्या हो गया? ये बड़ा गंदा हो गया। आ प्लस ई क्या हो गया? हमारा ए हो गया। आ प्लस ए क्या होता है? ए होता है। आ प्लस उ जुड़ने से क्या बनता है? ओ बनता है। आ प्लस ओ जुड़ने से क्या बनता है? ओ। तो अगर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, देखिए आपसे पूछा आपके लिए 4 वर्ण दिए होंगे, आ, ई, आनी ओ, ई और ओ हो गया, ई हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारा ए हो गया और औ हो गया। फिर वो आपसे पूछेगा कि इसमें से मूल दीर्घ स्वर कौन सा है इन 4 वर्णों को देकर। तो यहाँ पे हमारा जो मूल दीर्घ स्वर होगा वो क्या हो जाएगा? ई वाला, क्योंकि ये ओ, ए, औ क्या है? ये तो हमारे विजातीय स्वर में आ रहे हैं। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। इन्हें आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा अपने। आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, मुख्य द्वार के खुलने के स्थान पर जो हमारे स्वर हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य द्वार के खुलने के स्थान पे हमारे 4 तरीके के स्वर होते हैं। एक होता है विव्रत स्वर, एक होता है अर्धविव्रत स्वर, एक होता है समव्रत स्वर,
और चौथा होता है हमारा अर्ध संवृत स्वर। देखिए विवृत स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुंह सबसे अधिक खुलता है, यानी कि पूरा खुलता है। अगर मैं सिंपल वन वर्ड में बोलूँ तो ओपन, फुली ओपन। तो विवृत स्वर में क्या होता है, हमारा माउथ फुली ओपन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। इसमें हमारा क्या आता है, आ। जब आप आ बोलते हो तो आपका मुंह पूरा खुलता है ना। बोल के देखिए, देखिए प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगी। रटने वाली चीज़ तो होती नहीं है लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो। तो विवृत स्वर को अगर मैं वन वर्ड में कैटेगराइज करूँ, इसमें हमारा मुंह फुली ओपन हो रहा है। ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करने में मुंह पूरा खुलता है वो हमारे विवृत स्वर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बड़ा आ। अब हम बात करते हैं अर्ध विवृत स्वर की। इसमें देखिए क्या आता है, अर्ध विवृत स्वर कौन से होते हैं हमारे, ऐसे स्वर जिनका मतलब उच्चारण में विवृत की तुलना में थोड़ा कम मुंह खुलता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। अर्ध मीन्स क्या हो गया, आधा हो गया। अगर विवृत में फुली ओपन हो रहा है तो अर्धवृत में क्या होगा, हाफ ओपन होगा एक तरीके से। तो अर्ध विवृत कैसे होते हैं, जिसमें आपका मुंह हाफली ओपन होता है, मतलब विवृत स्वर से कम खुलता है, वो हमारे अवृत होते हैं। एक तरीके से समझ लो विवृत का उल्टा क्या है, अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध मीन्स लग गया तो आधा हो गया विवृत का। हर चीज़ हमें समझ, हर चीज़ का मीनिंग हमको आता हो कंपलसरी नहीं है, बट आप ना शब्दों को मीनिंग के अकॉर्डिंग या फिर तोड़ने के अकॉर्डिंग उनको समझा करो, उनका सेंस लगाया करो। अर्ध लग गया विवृत के आगे, तो विवृत में फुली ओपन था, तो इसमें क्या होगा, हाफ ओपन होगा। हाफ ओपन में कौन कौन से स्वर आते हैं, अ। बोल के देखिए, आ में क्या है, आपका मुंह थोड़ा सा खुल रहा है, ए, ओ, आओ, आ। तो ये चारों जो आपके किस में आते हैं, अर्ध विवृत स्वर में आते हैं। इसको नोट्स बनाइएगा, इसको लिखिएगा बैठ के, तब आपको ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी। ऐसी वीडियो सुन के तो दिमाग से उतर जाएंगी 2-4 दिन के बाद। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा संवृत स्वर। क्या आता है दोस्तों, संवृत स्वर। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, यानी कि लगभग बंद रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं। यानी कि कंप्लीटली क्लोज। अगर मैं वन वर्ड में कहूँ तो इसे क्या कहा जाएगा, कंप्लीट क्लोज, मतलब पार्शियली कंप्लीट क्लोज कहिए। कंप्लीट क्लोज तो कहना गलत होगा, सॉरी। यहाँ पे मैं पार्शियल वर्ड यूज़ करना पसंद करूँगी, नॉट कंप्लीटली क्लोज, ओनली पार्शियली क्लोज। मतलब आपका मुंह बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, या फिर आप कह सकते हैं पार्शियली ओपन, आंशिक रूप से खुला होता है। अब बोल के देखिए ई। हम जब ई बोलते हैं बहुत छोटी सी साउंड निकलती है ना मुँह से, मतलब बहुत जल्दी से निकल आती है, तो इसमें मुंह हमारा पूरा नहीं खुलता, लगभग बंद ही रहता है, और ई भी निकल जाता है, ई ऊ और दी। इन सभी स्वरों के उच्चारण में आपका मुंह है कैसा रहता है, लगभग बंद रहता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि पार्शियली ओपन, दैट इज़ द करेक्ट वर्ड। अगर आपको वन वर्ड में समझना है तो आपके लिए वीडियो बड़ी यूजफुल होगी। देखिए संवृत स्वर के लिए हम जो यूज़ करेंगे टर्म वो होगी पार्शियली ओपन, यानी कि आंशिक रूप से खुला हुआ। चौथा हमारा आता है अर्ध संवृत स्वर। इसको मैं हटा देती हूँ, बड़ा गंदा हो गया है। चौथा हमारा आता है अर्ध संवृत स्वर। देखिए अर्ध संवृत स्वर कैसे होते हैं, ऐसे स्वर जिनका मतलब मुंह आधे से भी कम खुलता है, जिनके ऐसे स्वरों के उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुंह हमारा हाफ से भी कम खुले, वो हमारे किस में आते हैं, संवृत स्वर में आते हैं। अर्ध संवृत स्वर क्या है आपका, संवृत स्वर का उल्टा ही तो हो गया अर्ध संवृत स्वर, जिसमें आपका ए ओ आता है। तो इसमें क्या है, मतलब संवृत में क्या था कि आपका मुंह लगभग बंद रह रहा था, और ऐसे स्वर थे जिनके उच्चारण में मुंह बहुत थोड़ा सा खुल रहा था। जबकि अर्ध संवृत में क्या है, मुंह आधे से भी कम खुलता है। यहाँ पे फिर भी पार्शियली था, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज समझ लो, ए ओ, हल्के से ही आप मुंह खोलते हो, ए ओ मुंह से निकल जाते हैं। तो ये चार हमारे कैसे हो गए, मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर होगा। इसको हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक बार में तो समझ में नहीं आए होंगे आपको। देखिए पहला हमारा आता है विवृत स्वर। इसमें हमने क्या जाना कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, यानी कि कंप्लीटली ओपन। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, एक मिनट, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड प्लीज़। कंप्लीटली ओपन, ओके दोस्तों। विवृत स्वर में क्या है, आपका मुंह कंप्लीटली ओपन रहेगा। ऐसे आ, जब आप आ बोलते हो तो क्या होता है, आपका मुंह पूरा खुलता है ना। फिर आता है हमारा अर्धविवृत स्वर। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें विवृत स्वर का ये उल्टा होता है। विवृत में कंप्लीटली ओपन था, तो इसमें बंद होता है, कंपेयर देन विवृत स्वर। तो अर्धविवृत स्वर की डेफिनेशन क्या थी, अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो मैं बोल देती हूँ कि जो विवृत स्वर होते हैं उनकी तुलना में इसमें जो मुख है वो कम खुलता है, अर्थात मुंह आधे से ज़्यादा खुलता है। इसमें कंप्लीटली ओपन था, इसमें हाफ ओपन होगा, हाफ ओपन। और इसमें हमारे जो एग्जाम्पल आते हैं, आ
ए, अ, आ, ये चारों हमारे किसके होते हैं? अर्धवीव्रत स्वर के होते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट समव्रत स्वर। समव्रत स्वर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, यानी कि लगभग बंद ही रहता है, जिसको हम कह सकते हैं पार्शियली ओपन। तो समव्रत स्वर में क्या था? हमारा जो मुंह था वो पार्शियली ओपन रहता है। देखो ई ऊ री, इन्हें बोलने में क्या है? बहुत थोड़ा सा मुंह खुल रहा है, लगभग कहीं बंद ही मुंह है और बस निकल रही है मुंह से। इसका भी उल्टा क्या हो गया? अर्ध समव्रत स्वर। इसमें क्या होता है? समव्रत जो आपके स्वर होते हैं उससे कुछ अधिक खुलता है, लेकिन यानी मुंह आधे से कम खुलता है। जैसे ए, ओ, ये हमारे किस में आते हैं दोस्तों? अर्ध समव्रत स्वर में आते हैं। आई होप आपको इसका क्लियरिटी हो गई होगी। अगर कोई डाउट हो, हाँ, तो दोस्तों आप एक काम करिएगा, इसे ना इस तरीके से देख लीजिएगा, इससे आपको क्लियरिटी अच्छे से रहेगी। कि देखिए, विव्रत स्वर के ऊपर लिख लीजिएगा आप लोग कि ओपन, इसमें आपका मुंह कैसा रहेगा? ओपन। अर्धविव्रत स्वर में क्या लिखिएगा? हाफ ओपन, इसमें मुंह आधा खुलता है। और समव्रत स्वर में लिखिएगा क्लोज्ड, इसमें मुंह क्लोज रहता है। अर्ध समव्रत में लिखिएगा हाफ क्लोज्ड। ओके, दैट इज़ क्लियर नाउ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे ओष्ठ की स्थिति के आधार पे हमने स्वरों को किस तरीके से बांटा है। देखिए, ये हमारे ओष्ठ हैं। ओष्ठ मीन्स क्या होता है? होंठ होता है। और होंठ की जो स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो हमारा दो भागों में किया गया है। एक होता है व्रतमुखी स्वर, जिसे हम वर्तुल स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है अव्रतमुखी स्वर, जिसे पेयस्रत स्वर भी कहा जाता है। देखिए, मेनली जो हमारा होता है व्रतमुखी, अव्रतमुखी के नाम से चलता है, लेकिन इसका जो अन्य नाम है मैंने वो भी लिख दिया है कि अगर क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाए, नाम बदल के पूछा जाए, तो आप घबराएं नहीं। देखिए, व्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय ओष्ठ यानी कि होंठ जो आपके होते हैं गोल हो जाएं। ओष्ठ जो आपके ओष्ठ है वो कैसा हो जाए? गोल। उसे हम क्या बोलते हैं? व्रतमुखी स्वर कहते हैं। देखिए, ऊ, जब आप ऊ बोलते हो तो आपका मुंह कैसा होता है? इसमें गोल होता है। ऊ, चाहे छोटा ऊ बोलो या बड़ा ऊ बोलो, दोनों ही ऊ में क्या है? आपका मुंह गोल गोल होता है। वैसे ही ओ, आओ, हम बोलते हैं ओ शिट यार, ये क्या हो गया। जैसे ओ बोलते हो या फिर आओ बोलते हो तो इसमें जो आपकी मुंह की आकृति है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है। इसीलिए हम इसे व्रतमुखी स्वर कहते हैं। इसीलिए देखिए, ऊ ऊ ऊ ओ औ को व्रतमुखी स्वर के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं अव्रतमुखी स्वर। देखिए, अव्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं? इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होता, यानी कि ये कुल मिला के आपका उल्टा है। इसमें जो आपका ओष्ठ है वो गोल नहीं होगा, वो हमारा अव्रतमुखी स्वर कहलाएगा। जैसे कि आप आ बोलते हो तो इसमें मुंह क्या है आपका? फैलता है। आ, ई में क्या है? माइनस का साइन बन रहा है आपका। ई, ए, ए, री। तो ये सारे जो आपके अव्रतमुखी स्वर हैं इसमें क्या आपका मुंह गोल हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसीलिए इन्हें हम अव्रतमुखी स्वर में रखते हैं, यानी इसमें आपका मुंह गोल ना होके बल्कि फैलता है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखो तो आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो व्रतमुखी स्वर है वो क्या हो गया? जिनके उच्चारण में आपकी मुंह की जो आकृति है वो गोल होती है। और अव्रतमुखी स्वर में क्या होता है? आपकी मुंह की आकृति गोल नहीं होती बल्कि फैलती है, यानी कि लाइक अ माइनस साइन आपका होंठ हो जाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर राइट नाउ। देखिए, इसका आ उ ओ औ और इसका अ ई ए ऐ री। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और लिखवा देती हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, अगर हमसे पूछा जाता है, एक मिनट, अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला वर्ण किस कैटेगरी में आता है? अंग। एक मिनट, ये क्या हो गया? अगर आपसे पूछा जाए अंग, ये आ इसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा, ये किस में आता है? ये हमारा अनुस्वार होता है। ठीक है, जिसे हम नासिक कहते हैं। जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं एक तरीके से जो नाक से बोली जाती हैं। तो अंग आपका अनुस्वार में आता है। बाकी हमारा एक और होता है स्वर, जिसको हम अलग से
डाल लेते हैं, आ, इस पर विसर्ग लगा दिया, सही है। तो ये हमारा कंठे में आता है। ये कहाँ से बोला जाता है? कंठे से बोला जाता है। ये दोनों चीज़ें अलग से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आते हैं व्यंजन पे। हम व्यंजन को पढ़ेंगे, जानेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसको याद करेंगे। बहुत बड़ी सी ट्रिक बताऊंगी व्यंजनों को याद करने की, आपको कोई समस्या नहीं आएगी इसे याद करने में। देखिए, व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए हमें, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगर हम व्यंजन की डेफिनेशन लिखूं तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो हम व्यंजन कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो यानी कि जो मुक्त नहीं है, स्वर क्या है? मुक्त है, उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए बोलने के लिए। लेकिन व्यंजन क्या है? वो स्वरों पे डिपेंड होते हैं, वो बिना स्वर की हेल्प से बोले नहीं जा सकते। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या हमारी 33 होती है। देखिए, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वो 52 होते हैं। बिल्कुल लास्ट में जब आपके अभी एक वीडियो और आएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि 52 किस तरीके से बने हैं। ओके, क्योंकि उसमें हमारे सब कुछ ऐड होता है, स्वर व्यंजन वगैरह, उच्छिप्त व्यंजन, सब कुछ। थोड़ा बैकग्राउंड शोर है, उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। देखिए, हमें पता है कि हमारे वर्ग का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, त और पा। और जो हमारे स्पेसिफिक व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो हमारा मुख है, मुख को पूरा स्पर्श करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, ये सारे क्या है? स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाकी अब हम अपने नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? हमको पता है, अनुनासिक वर्ण वो होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं। और ये हमारा लिखा है उच्चारण स्थान की, इन वर्गों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी ट्रिक बताऊंगी, कभी कंफ्यूज ही नहीं होगा कि होता क्या है। बस 2-3 बार क्या करना है, वर्णमाला को लिख लेना, ये का, चा वर्ग वगैरह, जिससे कि आपको वर्णमाला याद हो, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। आज के टाइम में बहुत कम लोग होते हैं जिनको वर्णमाला याद होती है। देखिए, का वर्ग इसको मैं दूसरा पहन लेती हूँ, दिस इज, हाँ देखो, का वर्ग में क्या आता है? क, खा, गा, घा, रा। चा वर्ग में क्या आता है? चा, छा, जा, झा, टा वर्ग में टा, था, दा, ढा, ड़ा। पा वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, वा, भा, मा। ये हमारे चका, चा, टा, ट, प, इन 5 वर्गों के वर्ण हो गए। ठीक है, हमारा जो ये लास्ट वाला वर्ण है ना, इसको मैं एक मिनट रिमूव करती हूँ। हाँ, हमारा जो लास्ट वाला वर्ण है, इसके जो पंचम वर्ण होते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। इसे आप लिख भी सकते हो, अगर लिखना चाहो तो। मैं स्क्रीन पे लिखती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पे लिखना कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक होता क्या है? जो कि नाक से बोले जाते हैं, जिसमें नाक से बोलने में ध्वनि आती है, जैसे न, म, इस तरीके का अनुनासिक कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे अनुनासिक वर्ण कौन से होगा? ये 5 हमारे अनुनासिक होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है। अब बात करते हैं कि भैया ये बोले कहाँ से जाते हैं, क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि वर्णों का जो बोलने का स्थान है उससे क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। देखो, का वर्ग हमारा कंठ से बोलते हैं। कंठ किसको कहते हैं? हम गले को कहते हैं। चा वर्ग हम किससे बोलते हैं? तालव्य से बोलते हैं, तालु, यानी कि जो तालु होती है आपकी जीभ का जो पिछला वाला भाग होता है उससे। टा वर्ग हमारा क्या होता है? तालु होती है जीभ का जो आगे पतला वाला भाग होता है ना, उसके पीछे से बोले जाते हैं, वो तालु होती है। ता वर्ग किससे बोलते हैं? मूर्धा से, या जिसे मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धा क्या होता है? जो आपके मुंह के भीतर की जो छत होती है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है। जैसे आपका ये मुंह है, ये आपकी जीभ हो गई, सही है, इस तरीके से कुछ हो गई। ये जो पीछे वाला एरिया है ये मूर्धा कहलाता है। टा वर्ग क्या होता है? जो दांत से बोले जाते हैं, यानी कि ऊपरी दांत तो होते हैं, उसके निकट से जो वर्ण बोले जाते हैं वो आपके ता वर्ग में रखे जाते हैं, उन्हें हम दंते वर्ण कहते हैं इसलिए। और पा वर्ग कौन सा होता है? ओष्ठ व्यंजन, जिससे आपके ओष्ठ यानी कि जो होठों से बोले जा रहे हैं वो हमारे किस में आते हैं? पा में आते हैं। जैसे पा, था, बा, भा, मा, इसमें क्या है? होठों का यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 उच्चारण स्थान हो गए जिससे हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया ये हम याद कैसे करें। पढ़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस पढ़ी हुई चीज़ को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक ऐसी ट्रिक है जो आपको हमेशा हेल्पफुल होगा। देखो, पहले तो आपको वर्गों का क्रम याद होना चाहिए, जिससे याद करने का होता है कचटप। ये आपने बहुत पढ़ा होगा,
कहीं से भी पढ़ा होगा आपने, बट ये बहुत फेमस है। का से हमारा हो गया कावर्ग, चा से हमारा हो गया चावर्ग, टा से हमारा हो गया टावर्ग, ता से हमारा हो गया तावर्ग, पा से हमारा हो गया पावर्ग। ये तो सिंपल है, बट अब आती है भैया ये मेन ट्रिक होती है कि ये जो वर्ण है पूरे हमारे, इनका उच्चारण स्थान क्या है। ये तो हमको पता है, पांचवा वाला वर्ण तो अनुनासिक में जाता है। लेकिन देखो, ये मैंने खुद से एक ट्रिक बनाई है, आई होप ये आपको पसंद आएगी, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। कक ने चाटा तमु और तद के पाओ, आपको मीनिंग पे नहीं जाना, आपको बस ट्रिक को इसको 5 बार पढ़ना, आपको लाइन याद हो जाएगी कि कक ने चाटा तमु और तद के पाओ। कक का से हमारा क्या होता है बच्चों, का वर्ग होता है, और दूसरे वाले का से क्या हो गया, कंठ हो गया। यानी कि का वर्ग किससे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। का वर्ग में क्या आता है वो तो आपको याद होना चाहिए। फिर हमारा आता है चाटा, चा से हमारा हो गया चा वर्ग, और टा यानी कि तालव्य। तो चा वर्ग को बोलने का स्थान क्या हो गया, तालव्य हो गया। जैसे हमारे का वर्ग को बोलने का स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया, वैसे ही चा वर्ग को बोलने का स्थान तालव्य हो गया। तमु, ता से ता वर्ग हो गया, और ता वर्ग को बोलते कहाँ से, मूर्धा से बोलते हैं, मूर्धन्य हो गया। तो ता वर्ग को बोलने का स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। ऐसे ही हमारा ता वर्ग आता है। ता वर्ग को बोलने का स्थान क्या हो गया, दंत। तद, तद का क्या हो गया, ता से तावर्ग और दा से दंत। पाँव, पा से पावर्ग और ओ से ओष्ठ, यानी कि पावर्ग हम कहाँ से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं। मैं एक बार फिर समझा देती हूँ अगर कोई समझ में आने में दिक्कत हो रही हो। देखो, कक ने चाटा तमु और तद के पाँव, का ने हमारा साइलेंट है, इसे मैं डिब्बे में बंद कर दिया है। सही, जो शब्द ब्लैक बॉक्स में बंद है वो हमें बस सेंटेंस बनाने में यूज़ किया गया है, उसका कोई रोल नहीं है। तो का से हमारा का वर्ग हो गया, दूसरे वाले का से कंठ हो गया। चा से हमारा चा वर्ग हो गया, और ता से हमारा तालव्य हो गया। टा से हमारा ता वर्ग हो गया, मा से हमारा मूर्धा हो गया। ता से ता वर्ग हो गया, दा से दंते हो गया, पा से पा वर्ग हो गया, और ओ से ओष्ठ हो गया। तो ये दो शब्द मिलके जो दो वर्ण मिलके जो एक शब्द बनाए, उसमें उसका उच्चारण स्थान भी है और इस वर्ग से बिलोंग करता है, ये भी है। इससे सिंपल और कुछ हो भी नहीं सकता, जो मैं अपना बेस्ट दे सकती थी। तो कक ने चाटा तमु और तद के पाँव, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ट्रिक बहुत ज़बरदस्त है। अब देखिए, प्राणत्व के आधार पे भी हमने क्या किया है, जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, सेम ऐसे ही हमारे व्यंजनों का भी होता है। बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ओनली प्राणत्व के आधार पे। तो हमारे जो प्राणत्व है, यानी कि प्राणत्व किसे कहते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो गलत बात है, बिना समझे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, जो प्राणत्व होता है उसे वायु को कहा जाता है, यानी कि वायु के आधार पर जो हमने बांटा है वो हमारा एक होता है अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण कौन से होते हैं, अल्पप्राण वो होते हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से जो बाहर निकलने वाली वायु है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि फेफड़ों से जो बाहर वायु आ रही है बहुत कम निकल रही है, उन्हें हम कहते हैं अल्पप्राण। अल्प मीन्स क्या होता है, थोड़ा। अगर मैं अल्पप्राण को तोड़ूँ तो अल्प मीन्स क्या होता है, थोड़ा, सही है। और प्राण मीन्स क्या होता है, वायु। अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स वायु, यानी कि फेफड़ों से जब थोड़ी वायु निकलती है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं भैया, इसमें देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है। वर्ग का पहला तीसरा पांचवा कौन सा हो गया, ये आपके 5 वर्ग थे। एक मिनट, ये आपके 5 वर्ग थे का चाटा, और इसका पहला तीसरा और पांचवा, का गा रा चा जा वा ता दा रा ता दा ना पा बा बा। ये हमारे कितने हो गए, 3 5 18, सॉरी 15 सॉरी 3 5 15 ये होगा हमारे, सही है। और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जो आपके अंदर से बोले जाते हैं, मतलब ऐसी ध्वनियाँ थोड़ी साइलेंटली बोली जा रही हैं एक तरीके से, वो हमारी किस में आ जाती हैं बच्चों, हमारी अंतस्थ व्यंजनों में आती हैं। बाकी इसकी डिटेलिंग वीडियो मैं आपको कल इसको प्रोवाइड करूँगी, अच्छे से पढ़ेंगे हम अंतस्थ व्यंजन को। आज आप ऊपर से समझ लीजिए, वो हमारे या ला लावा 4 होते हैं। तो अल्पप्राण हमारे 15 हो गए और अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हो गए, इसको जोड़ने से बन गया 19। तो हमारे जो अल्पप्राण की संख्या होती है वो कितनी होती है, 19 होती है। ओके, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही महाप्राण, महा मीन्स क्या होता है, बड़ा। तो मतलब ऐसे स्वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों की से निकलने वाली जो वायु है उसकी मात्रा बहुत होती है, उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। इसमें हमारा सेकंड और फोर्थ आता है वर्ण, यानी कि अल्पप्राण में क्या आ रहे हैं, ऑड वाले जो ऑड सीरीज है वो हमारी अल्पप्राण में आती है, महाप्राण में हमारी इवन वाले नंबर आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, बहुत तरीके होते हैं याद करने के। तो वर्ग का सेकंड और फोर्थ, यानी कि पा वर्ग का सेकंड और फोर्थ। और एक चीज़ और भी है, जो अल्पप्राण में नहीं आया वो महाप्राण में आ रहा है। ऐसे भी याद रख सकते हो आप, कैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो। याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना बड़ी बात होती है। तो इसमें हमारे शा, सा, सा और हा, ये 4 हमारे किस में आते हैं,
ऊष्म व्यंजन में आते हैं। देखो हमारे 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग के 2-2 वर्ण हमारे महाप्राण में आते हैं, यानी कि 5 दूनी 10 प्लस 4 हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। तो हमारे ये महाप्राण की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। देखो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिसमें ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में अंदर से जो वायु आ रही है रगड़ खा के निकलती है, मतलब जो श स ह इन सब में क्या हो रहा है? रगड़ खा के ये व्यंजन बाहर आ रहे हैं, इसलिए हमें क्या कहते हैं? इनके लिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जबकि हमारे अंतस्थ व्यंजन की डेफिनेशन क्या थी? देखो अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण करते समय मुख को आंशिक रूप से वो स्पर्श करते हैं, ऐसे व्यंजन हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। मतलब ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक रूप से टच कर रहा है तो उसे हम अंतस्थ कहते हैं। या रा ला वा, इसमें आपकी जीभ क्या बार बार टच करती है ना आपके ऊपर वाले माउथ को। जबकि ऊष्म में क्या होता है? ऐसे व्यंजन जो घर्षण के साथ में बाहर निकलने, जिसको निकलने पे हीट पैदा होती है। श स ह, इन्हें बार बार बोलो, आपको गर्मी भी लगेगी। तो ये हमारे अंतस्थ में आते हैं, ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण की संख्या 14 होती है, अल्पप्राण की 19 होती है। कैसे होती है मैंने बता दिया। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और कल हम इसके आगे का जानेंगे कि ये अंतस्थ व्यंजन के बारे में, ऊष्म व्यंजन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कल अघोष सघोष क्या होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कोई डाउट हो आपको या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है एक्सपेरेंट इन्फो, इससे जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक मैं हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो कोई आपका डाउट हो या कुछ भी चीज़ हो जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगवा दिए हैं। 2015 का भी लगवा दिया है, 2016 का भी लगवा दिया है, 2017 का भी लगवा दिया है और 2018 का भी लगवा दिया। ये चारों पेपर अवेलेबल है मेरे चैनल पर। अगर आपने अब तक नहीं देखे तो ज़रूर देखें, उससे आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन को संस्था किस तरीके से पूछती है। बाकी इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए। कल से आपको TDP की हिंदी की डेली क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। बस आज का थोड़ा काम था इसलिए मेरा क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। एंड थैंक यू।